नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, एक जॉब के साथ एएलपी जैसे एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है और ये चीज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैंने जॉब के साथ एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की पूरी तैयारी करी है। और ये एग्जाम आपको पता है कि 4 स्टेजेस में होता है। मैंने एएलपी के 3 स्टेज के एग्जाम दे दिए हैं, अभी फाइनल रिजल्ट आना इसका बाकी है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने किस तरह से एएलपी की प्रिपरेशन करी थी, कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, इसके लिए मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था और मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था और जॉब के साथ ये सारी चीजें मैंने कैसे मैनेज करी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन साथ में ये चीज सिखाएगी कि किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा और कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में कि कैसे मैंने इसकी तैयारी करी थी और कौन से स्टेज में मैंने कितने मार्क्स अचीव किए थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्टेज फर्स्ट। इसके बाद होता है सीबीटी 2। इसके बाद होता है सीबीएटी यानी कि साइको का एग्जाम। इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ होता है मेडिकल टेस्ट। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसमें सीबीटी 1 होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। इसके लिए हमें 60 मिनट का समय दिया जाता है। 60 मिनट में मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके के साथ साथ करंट अफेयर के मिलाकर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का ही टेस्ट होता है जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, ओबीसी और एससी वालों के लिए 30% मिनिमम चाहिए होते हैं और एसटी वालों के लिए सिर्फ 25% मिनिमम चाहिए होते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसमें भी मेरिट बनती है क्योंकि सीबीटी 2 में सिर्फ वही कैंडिडेट जाते हैं जो कि 75 में से उतने मार्क्स लाते हैं जिनके जैसे कि जितनी वैकेंसी हैं उस वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो इतने में जिनकी मेरिट आती है वही लोग सीबीटी 2 एग्जाम में बैठ पाते हैं। और इस एग्जाम में मैंने 54 मार्क्स अचीव किए थे आउट ऑफ 75। तो ये मेरा स्कोर रहा था इसमें और ये मैंने ग्रुप डी के पॉइंट्समैन पद पे कार्य करते हुए एग्जाम दिया था और इसकी तैयारी करी थी। आगे बताऊंगा कि कैसे मैंने इसकी तैयारी करी थी। सबसे पहले आते हैं 15 गुना कैंडिडेट में मेरा सिलेक्शन हुआ सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 2 पार्ट में होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है, पार्ट बी के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। पार्ट ए में मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी में जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई या कोई डिप्लोमा किया है उस ट्रेड के 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 35% यानी कि 26.25 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। और अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाते हो तो फिर आप फेल कर जाते हो, आपके पार्ट ए की मेरिट नहीं बनेगी और आप यहीं से बाहर हो जाओगे। अगर आप पार्ट बी में पास हो जाते हो तो फिर इससे मेरिट बनेगी और जितनी वैकेंसी एएलपी की आई होंगी उस वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और सीबीटी 2 के बाद जब फाइनल कट ऑफ बनती है, साइको टेस्ट होता है तो 70% मार्क्स सीबीटी 2 के और 30% मार्क्स सीबीएटी के माने जाते हैं। और ये टोटल 24 मार्क्स का ही टेस्ट होता है जिसका टी स्कोर 42% होता है या फिर 42 होता है। इसमें टोटल 5 बैटरी पूछी जाती है। 5 बैटरियों में 226 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार और 73 मिनट का समय मिला था। इसमें आपके टी स्कोर के हिसाब से आपके 24 मार्क्स को काउंट किया जाता है और दोनों के मार्क्स को सीबीटी 2 के और साइको के मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। और जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो फिर 1 बाय 1 यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर होता है उनका मेडिकल टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है। 6x6 के इसमें आंखें मांगी जाती हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसकी होती है। अब सीबीटी 2 का मेरा स्कोर अगर मैं बता दूं तो 67 मैंने इसमें सीबीटी 2 के पार्ट ए में स्कोर किया था और पार्ट बी में मैंने किया था 28 स्कोर जो कि 26.25 भी इसमें चाहिए होते हैं। तो ये मेरा सीबीटी 2 का स्कोर रहा था जो कि मैंने जॉब के साथ इसकी तैयारी करके ये एग्जाम दिया। बाकी मैंने इसके सारे ब्लॉग भी डाले हैं और क्या मेरा अटेम्प्ट रहा था, क्या सारी चीजें मैंने अपने ब्लॉग्स में बताई हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि मैंने इसकी तैयारी कैसे करी थी। देखो, मैं आपको तैयारी करना तो बता रहा हूं लेकिन मुझसे आप कंपेयर मत करना क्योंकि जब मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और ग्रुप डी का एग्जाम मेरा कंप्लीट हो गया था फिर मैंने एएलपी की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जब तक मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हो गई थी तब तक मैंने एएलपी की तैयारी करी थी। और इस तैयारी में मैंने लगभग मुझे 7-8 महीने का समय एग्जाम के बाद मिल गया था पीईटी देने के बाद। तो फिर जनवरी से लेकर मैंने जुलाई तक इसकी तैयारी में पूरी तो ट्रेड जितनी 350 घंटे का मैंने बैच लिया था एक कैरियर बिल एप्लीकेशन पे वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी वहीं से मैंने कंप्लीट कर ली थी। 7 महीने में मैंने एक बार ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, तब तक इसकी वैकेंसी तक नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अगस्त में ग्रुप डी को ज्वाइन किया उसके बाद मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। फिर जब इसके फॉर्म निकले
और मैंने इसका फॉर्म अप्लाई किया तब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट था। बाकी मेरी मैथ रीजनिंग कैसे क्या रहती है ये सारी चीजें आपको पता ही है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जब मैं जॉब के साथ इसकी प्रैक्टिस करता था तो मुझे जिस दिन मैं ड्यूटी करता था उस दिन मुझे सिर्फ 2 ही घंटे का समय मैं निकाल पाता था। उसमें मैं एक मॉक टेस्ट दिया करता था, फुल मॉक टेस्ट, उसकी अच्छे से एनालिसिस किया करता था और जो मैंने उसमें गलती करी है उसमें थोड़ा बहुत अपना सुधार करने की कोशिश करता था। इसके अलावा जब मुझे वीकली 2 रेस्ट जो मिलते हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया करता था और उसमें भी मैं डेली एक मॉक टेस्ट दिया करता था। लेकिन मेरा एक रूटीन था कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट दिया करता था। तो आपको भी जैसे ही आप तैयारी शुरू करोगे और आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है प्रीवियस ईयर का। इसके बाद अगले दिन आपको एक न्यू मॉक टेस्ट, इसके बाद अगले दिन फिर प्रीवियस ईयर का। इस तरीके से आपको साइकिल बनाना है और इस तरह से मॉक टेस्ट डेली एक देना है, उसकी अच्छे से एनालिसिस करना है और उस पर जो भी गलतियां करी हैं उस पर काम करना है। इस तरीके से आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा और यही रामबाण होता है, जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देता है एग्जाम में उतना ही अच्छा वो करता है। तो अब हम बताते हैं आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। आप मुझसे कंपेयर मत करो, मैं आपको स्ट्रेटेजी अच्छी बताता हूँ जिसे आप फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले CBT 1 एग्जाम आता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके पूछी जाती है, जो कि ग्रुप डी के जैसा ही बिल्कुल पूरा सिलेबस होता है, बस थोड़े थोड़े मार्क्स कम इसमें होते हैं। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैथ की, रीजनिंग की और जीके की और मैंने जनरल साइंस की प्लेलिस्ट डाली है। उस प्लेलिस्ट से आप CBT 1 की पूरी तैयारी कर सकते हो और इसमें आपको मिनिमम 45 मार्क्स का टारगेट रखना होगा 75 में से। अगर आप 45 मार्क्स ले आते हो UR कैटेगरी से तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर जाओगे CBT 2 के लिए। और CBT 1 में आप मैथ और रीजनिंग जो पढ़ोगे सिर्फ वही काम आएगी। इसके अलावा जनरल साइंस और जीके आपकी CBT 2 में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इसमें सिर्फ एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स मैच करती है। तो इसके बाद आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़नी होगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने साहिल सर से मैथ पढ़ी थी, साइंस मैंने काजल मैम और अंकुर सर से पढ़ी थी CBT 1 के लिए, और रीजनिंग मैंने पीयूष सर से पढ़ी थी, और करंट अफेयर के लिए मैं कुमार गौरव सर की डेली क्लासेस देखता ही था। तो ये सारी चीजें मैं इस तरह से कंप्लीट करता था और लंबी मेरी चलती थी, लगभग 6 से 7 महीने इसकी मैंने स्टार्टिंग में तैयारी करी थी। इसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 1 साल मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी, मैंने बिल्कुल भी छोड़ दी थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार तैयारी करनी है। अभी अगर इसी वैकेंसी में आपका फॉर्म डला हुआ है, जो कि 9,900 कुछ वैकेंसी आई थी, तो इसके लिए तैयारी के लिए CBT 2 का जब आता है तो पार्ट 1 की तैयारी में मैथ और रीजनिंग तो आपको यहीं से या तो साहिल सर से, आदित्य रंजन सर से आप कंप्लीट कर लेना, चाहे बैच ले लेना, या फिर जो मैंने प्लेलिस्ट साहिल सर की दी है वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक मैथ रेलवे में आती है, थोड़े घुमाव क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें घुमा दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मैथ के। रीजनिंग भी सर से आप पढ़ लेना। अगर मेरे हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप इनका अलग अलग बैच ले लेना। जैसे मैथ के लिए आप डेमो क्लास देख लेना साहिल सर की या फिर आदित्य रंजन सर की, और इनका एक बैच ले लेना। डिटेल में हर एक चीज पढ़ना, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लो। रीजनिंग के लिए मैं एक ही टीचर का नाम लूंगा, पीयूष सर का, इनसे आपको 100% समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से ये समझाते हैं। इसके लिए साइंस के लिए आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो जनरल साइंस की मैं बता रहा हूँ, जनरल साइंस आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, अलग अलग टॉपिक करके। मैंने एक इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है ग्रुप डी के लिए, वही इंपोर्टेंट टॉपिक आप इसके लिए पढ़ लेना, वही काम आएंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए SPD की बुक ले लेना। जीके के लिए आप सिर्फ पॉलिटी और स्टैटिक जीके पढ़ लेना, उसमें मैंने लिंक डाल रखी है RWA के जो नवीन सर हैं उनकी। तो ये आपकी CBT 1 की पूरी तैयारी हो गई। इसमें आपको 45 का टारगेट रखना है, 45 के इस बार, लेकिन आपके बार 50 का भी टारगेट रख सकते हो, जो कि बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके बाद CBT 2 में आते हैं तो मैथ और रीजनिंग का मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इसके लिए मैं 2 टीचर का नाम लूंगा। एक तो है नीरज सर, जो कि साइंस मैग्नेट पे पढ़ाते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से PPT और डायग्राम बना के वो समझाते हैं। तो आप अगर उनका बैच लेते हो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा आप करियर बिल या फिर MD क्लासेस पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट करवा देंगे। तो इन 3 प्लेटफॉर्म में से आप कोई भी एक चूज कर लेना, इनकी डेमो क्लास देख लेना, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, उनसे आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ट्रेड, जो आपने डिप्लोमा ITI जिसमें करा है, तो ये स्कोर बहुत जरूरी होता है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई कैंडिडेट इसमें तो 90 स्कोर कर देते हैं, लेकिन इस एग्जाम में जो पार्ट भी इसका होता है इसमें फेल हो जाते हैं। तो इनके ये 90 मार्क्स किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो ज्यादातर कोशिश करनी है आपको कि ये वाला स्कोर आपको 26.25 से ज्यादा करना ही करना है, तो ये हो जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए आपको करियर बिल पे राजकुमार सर अलग अलग ITI ट्रेड के लिए अलग अलग बैच निकालते हैं। लगभग 40% जो सिलेबस है वो हर एक ट्रेड का सेम होता है, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जो इक्विपमेंट वगैरह और सेफ्टी से जुड़े हुए जो भी चीजें होती हैं वो सभी ट्रेड में सेम रहती हैं। बाकी 60% अलग होता है, तो इसके लिए आपको अपने ITI ट्रेड का अलग बैच लेना होगा। तो आप या तो करियर बिल पे राजकुमार सर का ले सकते हैं बैच, या फिर MD क्लासेस पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी डेमो क्लासेस देख के उनका भी बैच ले सकते हो। बाकी आप कंसिस्टेंसी के साथ इसकी पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आराम से कवर कर लोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मिनिमम 200 घंटे का पूरा बैच रहता है,
दूसरी चीज है कि जो ट्रेड का आपका टेस्ट है तो हर एक ट्रेड में मिनिमम 350 घंटे की पूरी ट्रेड का सिलेबस है। तो आपको ये 350 घंटे की ये क्लास और 200 घंटे की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास देखनी है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की और आपके ट्रेड के थोड़े बहुत टॉपिक्स भी मैच करेंगे तो ये क्लासेस आपकी बच जाएंगी। तो ये ओवरऑल 500 घंटे में आपकी ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी। तो आप डेली अगर इसके लिए 3 घंटे भी देते हो तो लगभग 160 दिनों में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि आपके 5 महीने में आपका ये सिलेबस हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि हम 3 महीने में इसको बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करके और एग्जाम निकाल देंगे। समय इसके लिए देना होगा। एएलपी एक बहुत ही टफ एग्जाम रेलवे का माना जाता है क्योंकि इसमें सारी की सारी स्टेजेस बहुत टफ होती हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने स्टडी के लिए देने होंगे। सीबीटी 1 तो आप 2 महीने में भी आराम से निकाल लोगे, लेकिन सीबीटी 2 की जो ट्रेड टेस्ट और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है इसमें आपको मेहनत करनी होगी। तो मैंने सोर्सेस बता दिए हैं। इसके लिए करियर बिल या फिर एमडी क्लासेस पे आपको ट्रेड का बैच ले लेना है। इसके लिए मैंने 3 बताए हैं, नीरज सर साइंस मैग्नेट वाले, करियर बिल वाले या फिर एमडी क्लासेस वाले, कहीं से भी आप इनका बैच ले सकते हैं। मैथ के लिए साहिल सर या आदित्य रंजन सर, रीजनिंग के लिए आपको पीयूष सर से ही पढ़नी है। तो यहाँ से आपको जो सीबीटी 2 का टारगेट है, इस बार की जो सीबीटी 2 साइको के लिए कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी। किसी किसी जोन से सिर्फ 30 ही कट ऑफ गई थी, लेकिन किसी किसी जोन से 65 कट ऑफ गई थी। लेकिन जिसकी कट ऑफ 30 गई थी उसका फाइनल में बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ जाता है और जो कट ऑफ है वो लगभग 30 मार्क्स भी बढ़ जाती है। जिनका 30 गई थी फाइनल में उनकी 60 से कम मेरिट नहीं जाएगी। अभी इसका रिजल्ट तो नहीं आया है, खैर जब आएगा तो आप देख लेना। बाकी जिनकी 65 नंबर कट ऑफ गई है उनका मैक्सिमम 10 मार्क्स से ही कट ऑफ इंक्रीज होगी। इसका कैसे अंतर पड़ता है, जैसे कि साइको का जो टेस्ट है इसमें ज्यादातर कैंडिडेट 80% प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो इसमें ज्यादातर कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स जुड़ेंगे और इसमें अगर 30 मार्क्स आए हैं तो इसमें 15 मार्क्स का अंतर सिर्फ यहीं से पड़ जाता है। बाकी जो फाइनल है वो चीजें अदर कैंडिडेट के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं तो उस वजह से इसकी 30 भी कट ऑफ बढ़ जाती है। पिछली बार 30 से भी ज्यादा कट ऑफ जोन की बड़ी थी। इसमें आपको जो टारगेट रखना है वो रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ। इसका भी रॉ मार्क्स मैंने 50 मार्क्स रॉ मार्क्स बताया था और ये भी मैं रॉ मार्क्स ही बता रहा हूँ कि इसकी मेरिट, फाइनल मेरिट अगर आपको निकालनी है इसकी फाइनल मेरिट, तो आपको इसका टारगेट रॉ मार्क्स ही 70 मार्क्स रखना होगा। और ये मैं यूआर कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो आप रॉ मार्क्स 70 रखना। इसमें मैथ और रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें मिनिमम आपको 45 स्कोर कर देना है। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी इसमें आपको 50 में से 25-30 मार्क्स का टारगेट रखना है, जिससे कि आपके 70 से 75 मार्क्स इजीली आ जाएंगे और आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। क्योंकि इसे नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपको इतना टारगेट लेके चलना है मिनिमम, ये मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी। इससे कम अगर आपके यूआर कैटेगरी से मार्क्स रहते हैं तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये हो गया हमारा सीबीटी 2। इसके बाद हमारे जो 8 गुना कैंडिडेट को वैकेंसी का सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके 30% मार्क्स इस तरह से जुड़ते हैं। जैसे मान लो आपने 70 स्कोर सीबीटी एग्जाम में किया और जो 24 मार्क्स का साइको टेस्ट हो रहा है इसमें अगर आपने 80% भी स्कोर किया तो लगभग 19 मार्क्स इसके भी जुड़ जाएंगे और 70 का 70% आपका 49 हो जाएगा। और इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 68 मार्क्स इसके ओवरऑल बनेंगे। लेकिन इसमें 22 मार्क्स कैंडिडेट लाते हैं तो इसमें 22 मार्क्स आपको जोड़ने होंगे और इसके टोटल रॉ मार्क्स 71 हो जाएंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके मार्क्स 3 से 4 फिर से बढ़ जाते हैं तो आपके 75 मार्क्स ओवरऑल हो जाएंगे और आपका आराम से फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के सीबीएटी और सीबीटी 2 की मेरिट बनती है। सीबीएटी में आपकी टोटल 5 बैटरियां 226 क्वेश्चन 73 मिनट में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है क्योंकि इसमें आपको स्पीड पे काम करना होता है। जितनी ज्यादा स्पीड आपके पास होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप इसमें अच्छा कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने साइको टेस्ट की तैयारी कहां से करी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने जब इसका रिजल्ट आया साइको टेस्ट के लिए, इसकी जब मेरिट आई तो फिर मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक पे भी इसके कुछ टेस्ट पड़े हुए थे। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से स्टार्टिंग में करी, लेकिन जो उसका इंटरफेस है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था। एग्जाम में कुछ अलग ही इंटरफेस आता है। तो इसके लिए मैंने एनके सिंह और एक जुगल सर आते हैं, उनका मैंने ऐप डाउनलोड किया और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनका बैच लिया हुआ था, उनके बैच से मैंने लॉगिन किया और वहां से मैंने प्रैक्टिस करी। तो जो कि एग्जाम जैसा ही फील उसमें आ रहा था जब मैं लैपटॉप पे दे रहा था, जैसा एग्जाम में इंटरफेस आता है जिस तरीके का, तो उसी तरीके से इसमें आ रहा था। तो मैंने उससे फिर लगभग 1 महीने प्रैक्टिस करी और उस 1 महीने की प्रैक्टिस में जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस करी थी तो मैं उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने आखिरी दिन प्रैक्टिस करी थी तो आराम से इजीली मैं इसमें क्वालिफाई कर जा रहा था। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। अगर इसको आप पढ़ना भी चाहते हैं क्लासेस के द्वारा तो भी एनके सिंह और ये जुगल सर इसकी क्लासेस भी देते हैं, इनका बैच भी आता है। लगभग 800-900 के लगभग इनका बैच आता है। तो अभी इनका बैच के बारे में नहीं सोचना है, जब आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा तब जाके ये चीजें हो सकता है इससे भी अच्छी प्लेटफॉर्म उस टाइम पे आ जाएं। बाकी अभी के टाइम पे ये दोनों ही टीचर बहुत अच्छे तरीके से साइको टेस्ट की तैयारी करवाते थे। तो इनकी तैयारी मैंने इस तरीके से करी थी और इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जिसमें मेरा 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैटरी टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि जितने क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों ही अच्छे गए थे। लेकिन चौथी टेस्ट में मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे और 5वें में मेरे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन छूट गए थे।
तो इस तरीके से मेरा जो स्कोर है लगभग, मुझे आशा है, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 21 प्लस इसका स्कोर इजीली आ जाएगा। और इसकी फिर जो कट ऑफ बनेगी, तो कितनी क्या कट ऑफ बनती है ये चीज़ हम अभी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है आगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन होता है तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मेडिकल टेस्ट में डिटेल में बताऊंगा कि क्या कैसे क्या चेकअप होते हैं और किस किस चीज़ की जाँच होती है, और मेडिकल टेस्ट की कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। बाकी अभी के लिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। अब लास्ट जो चीज़ रहेगी इसकी टाइमिंग की, आपको कितना टाइम किस टेस्ट के लिए देना है। तो इसके लिए मैं सीबीटी 1 के लिए आपको बता देता हूं कि मिनिमम आप इसके लिए अगर डेली 8 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो भी बहुत है। डेली 8 घंटे आपको सीबीटी 1 के लिए पढ़ाई करनी है। जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं, जैसे ही एग्जाम होता है और आपको लगता है आंसर की के बाद कि आपका 50 प्लस स्कोर आ रहा है यूआर कैटेगरी से, तो फिर आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएंगे और इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है और इनकी क्लासेस में आप तुरंत से ही लग जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो सीबीटी 1 के साथ साथ ही इन दोनों क्लासेस की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका होता है। तो साथ ही साथ अगर तैयारी करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको मिनिमम 9 घंटे तो देने ही देने हैं। अगर इतने घंटे दोगे तो ही आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि आप 2 घंटे की क्लास इसकी लोगे, 2 घंटे की क्लास इसकी लोगे, 1 घंटे की क्लास रीजनिंग की लोगे, 1 घंटे मैथ के लिए दोगे, तो ये हो जाएंगे 6 घंटे। और 2 घंटे आप इसकी रिवीजन में दोगे और 1 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो 9 घंटे इसके लिए टोटल हो जाएंगे। 9 घंटे अगर आप समय देते हो लगातार 5 से 6 महीने, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। काफ़ी अच्छी इस बार वैकेंसी भी आई है। तो कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लगातार 6 महीने, पहले 2 महीने 3 महीने 8 घंटे पढ़ाई करनी है, इसके बाद 5 से 6 महीने 9 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। इसके बाद हम अगर बात करें साइको टेस्ट की, तो साइको टेस्ट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है डेली। अगर 3 भी इसकी प्रैक्टिस, 3 सेट भी इसके अगर लगाते हो तो भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी क्लासेस अगर आपको देखनी हो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें होती हैं, सिर्फ स्पीड का काम होता है और स्पीड आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। और इस टेस्ट के लिए आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए। और बाकी इसका जो फाइनल एंड है, इसके बाद आपका कोई पढ़ाई वाला मामला बचता नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने होते हैं। मेडिकल टेस्ट में आपका मेडिकल होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, क्या मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी, किस तरह से मैंने तैयारी करी, सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। और उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको भी एएलपी बनना है, एएलपी का सपना देखते हो, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप भी ट्रेन चलाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।